हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस नगरी में। तो दोस्तों, आज ही हमारी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 3 हम आज लगवा रहे हैं। और इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड लगवा चुके हैं। तो आप इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पीछे की भी एक दो नंबर आप देख लीजिएगा। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे आप देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज और यूपी पीसीएस 2024 के लिए। दोस्तों, ये 2024 के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म, इसमें से भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे सर्वोच्च क्या है। सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान। क्या है दोस्तों? हमारा संविधान। क्या है दोस्तों? हमारा संविधान। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि जो हमारा ये संविधान है दोस्तों, वो शासन के जो सभी अधिकार हैं और शक्तियां प्रदान करता है, इसलिए हमारा संविधान को कहते हैं। अगला है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्गत की है। तो भारत में जो समवर्ती की सूची है, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। और इसका क्या है कि ये केंद्र और राज्य दोनों के कानून बनाने का अधिकार है। ये जो समवर्ती सूची है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है सूची बनाने में। अगला है कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, वो तुम्हारे 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जूम आउट कर लें थोड़ा, क्वेश्चन बड़ा है। Yes. अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, स्टेटमेंट दिया गया है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो जो ये कथन दिया गया था दोस्तों, ये जो कथन है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो थे हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। और दोस्तों, इसमें सदस्य थे, तो मुझे ये बताने कौन कौन थे। तो इसमें दोस्तों एन गोपाला स्वामी भी थे, ये भी थे। यानी कि एक और तीन है, दो है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा लगाएगा? ऑप्शन ये है नहीं है, ये है नहीं, एक और तीन है केवल। कौन सा? एक और तीन। तो एक और तीन कौन सा दोस्तों? एक और तीन हमारा ये है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो इसमें जो है, कौन से प्रारूप संविधान प्रारूप समिति के सदस्य रहे थे, तो गोपाला स्वामी रहे थे और अल्लादी कृष्ण अय्यर रहे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है मुझे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो नागरिकता है दोस्तों, वो संविधान का भाग 2 के अंतर्गत आता है, यानी कि ये सही है। अगला है कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं वो तुम्हारे भाग 3 के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, जो ये मौलिक कर्तव्य हैं तुम्हारे, जो ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, ये तुम्हारे भाग 6A के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। तो यही गलत है। और राज्य की जो चर्चा की गई है वो भाग 6 में की गई थी, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, जो ये वाला है,
ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसके द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। अगला है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो की गई थी वो दोस्तों हमारे मार्लो मिंटो स्वाद जो सुधार था 1919 उसके अंतर्गत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिक्ष अंतर्गत यानी फॉरवर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो ये बताना है बांटे गए थे निम्न में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं। तो ये आरक्षित जो विषय माने गए हैं हमें केवल वो बताने हैं। तो आरक्षित विषय दोस्तों हमारा एक तो न्यायिक प्रशासन है, और तुम्हारा भू राजस्व भी है, और ये पुलिस भी है। ये हमारा जो स्थानीय है ये हमारा जो आरक्षित विषय है ये नहीं, यानी कि एक है, तीन है और चार है। तो दोस्तों कौन सा होगा एक तीन चार, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न लिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? जो बर्मा है ये क्या होता है, ये म्यांमार है, उसी को बर्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? म्यांमार को ही बर्मा बोलते थे। तो ये कब ये हुआ था? तो ये को चार्टर्ड एक्ट आया था 1935 का, और जो सन है वो थी 1937, तभी ये बर्मा को अलग किया गया था। तो ये कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चार्टर्ड एक्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा 135, अगर सन की बात करें किस सन में, तो 1937 सन में ये बर्मा अलग हुआ था। अगला है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा है उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों हम ये पीसीएस की टेस्ट सीरीज डेली लगाते हैं, और हमारे इस पीसीएस नगरी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर डेली बेसिस पे हम वीडियो अपलोड करते हैं। अगला है दोस्तों कि भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। तो भारत का जो संविधान जो अंगीकृत हुआ था वो दोस्तों हमारे 26 नवंबर 1949 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? जो उच्च न्यायालय का दोस्तों प्रावधान किया गया है वो तुम्हारा 241 जो अनुच्छेद है दोस्तों उसमें किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो ये टेस्ट सीरीज तुम्हारी 3 चल रही है इसमें केवल पॉलिटी के मैं क्वेश्चन लिए हैं। कितने? पॉलिटी के 150 क्वेश्चन लिए हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। तो इस तरह सूचियां दी गई हैं, सूची इस तरह उसके विषय दिए गए हैं। तो जो 34 जो सूची है दोस्तों वो हमारे राज्यसभा से अंतर्गत है। ठीक है, राज्यसभा से अंतर्गत है, यानी कि 3। जो ये छठवीं सूची है दोस्तों, जो ये छठवीं सूची है वो हमारी जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि 4। फिर यह जो आठवीं सूची है, आठवीं सूची हमारे भाषा से संबंधित है 2, और जो 9वीं सूची है वो हमारे 1 से संबंधित है, यानी कि 34 21। 34 21 ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो ये दोस्तों संवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। संवर्ती सूची में रखा गया है। और ये दोस्तों ये जो 7वीं जो अनुसूची है उसमें रखा गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और ये संवर्ती सूची के जो जो संवर्ती सूची है उसका प्रविष्ट है 17, उसके तहत इसमें रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया है इस संविधान के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन, उसमें समाज और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। का समाज, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। और दोस्तों एक अखंडता शब्द है, फिर कौन सा अखंडता शब्द है, ये और जोड़ा गया, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अगला है 17 नंबर कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो होता है हमारा संप्रभुता। क्या होता है दोस्तों, संप्रभुता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, कौन सा, संप्रभुता। अगला है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है ये बतानी मुझे। तो संसदात्मक सरकार ये विशेषता है। अध्यक्षता, अध्यक्षता जो सरकार है ये मेरी विशेषता नहीं होती है। और स्वतंत्रता न्यायपालिका ये है। संघात्मक ये सरकार है। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर नहीं है वो बताना है, तो ये बी ऑप्शन नहीं है, तो सही होगा। अगला है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका गणतंत्र का अर्थ है कि भारत है हमारा वो वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है। अगला है भारतीय संविधान की प्रविष्टि क्या है। प्रविष्टि बताना है कि इसकी ये प्रकृति है संविधान की, वो प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों ये हमारा जो संविधान है वो हमारा संघीय है, किंतु भावनाओं में एकात्मक है। संघीय तो है लेकिन भावनाओं में एकात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह जो है हमारा वो कब से अंगीकृत किया गया। तो जो दोस्तों ये अंगीकृत अंगीकृत किया गया था, ये हमारा 26 जनवरी, क्या दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया था। और ये क्या है, ये सारनाथ है। सारनाथ, क्या दोस्तों, सारनाथ है, ये क्या है, ये वाराणसी में है। कहाँ दोस्तों, वाराणसी में। यहीं से अशोक का स्तंभ, अशोक के स्तंभ के शीर्ष से अनुकृत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर मेरा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से है। तो संविधान में जो हमारा जो राष्ट्र का उल्लेख है वो दोस्तों भारत या इंडिया, भारत तथा इंडिया के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अनिवार्य क्या अनिवार्य है ये बताना है। तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों की अनुमति द्वारा, नहीं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो दोस्तों जो जो ये भारत में एक नया राज्य जो हम उसका जो सृजन करेंगे उसके लिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कला, यानी कालक्रम के अनुसार मुझे लगाना है कि कौन सा राज्य का निर्माण पहले हुआ था, कौन सी का बाद में हुआ था, तो मुझे ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले हुआ था सिक्किम का, सिक्किम का हुआ था। फिर उसके बाद तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, ये 2 नंबर पे, ये पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हुआ था छत्तीसगढ़ का हुआ था, ये तीसरे नंबर पे होगा। और झारखंड का चौथे नंबर पे होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ये पहले नंबर और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि भारत में नागरिकता की निम्न में से विशेषता में से कौन सी सही है। तो भारत में जो नागरिकता है उनमें से निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये मेरा गलत है बिल्कुल।
क्योंकि दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता है, तो दोस्तों राज्य की एकल नागरिकता है। अगला है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। हाँ, ये सही होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। दोस्तों राज्य की एकल नागरिकता है तो ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, तो इस पर गौर करना, सी मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक सही है, तो निम्न में से कौन सा एक सही है ये बताना है। ऑप्शन मेरे ये दिए गए हैं इस तरीके से, अब सही बताना है कि सही कौन सा है। पहला है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के समर्थन किया गया था। तो दोस्तों ये बात सही है, यही किया गया था। तो कौन सा सही है, तो मेरा यही यही मेरा सही हो गया, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों अनुपस्थितता के जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही एग्जामों में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 17 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न लिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी ये अनुच्छेद 21 को 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों होता है एकांतता का अधिकार। ये क्या है दोस्तों, ये एक एकांतता का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो हिंदू शब्द है अनुच्छेद 25 के जो प्रयुक्त हुआ है, ये हमारे जो पारसी हैं दोस्तों उसके लिए सम्मिलित नहीं किया गया है, और ये बौद्ध जैन सिखों के लिए किया गया है, पारसियों के लिए नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। अगला है कि निम्न में कौन कथन पर विचार करना है, कथन पर विचार करना है केवल। कथन फर्स्ट दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इनकी आत्मा कहा है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन सही कह रहा है, ये ऑप्शन ये सही है। अब आर देखते हैं कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। उपचार का प्रावधान करता है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही होंगे, और दोनों दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया था। तो दोस्तों इसका जो किया था, ये आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया था। तो दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार उसका लोप किया गया था, वो तुम्हारे संविधान संशोधन जो अधिनियम था वो 44वां था। कौन सा, 44वां था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। अब ये बताना है इसमें से कौन सा 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो देखो जो ये है विरोध का अधिकार, ये नहीं है दोस्तों। ये मेरा समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मेरा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मेरा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका राइट होगा। ये मेरा मूल अधिकारों का अंतर्गत नहीं आता है। अगर आगे निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है, सही कौन सा है। पहला है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये तो गलत है। अगला है कि अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्टी है, ये भी गलत है। अगला है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, जो अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है लेकिन नागरिकों के दावे हैं, यानी कि ये मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगला है 25 कि निदेशक तत्व क्या है। दोस्तों ये निदेशक तत्व क्या है, तो निदेशक तत्व है ये मेरे अवाद योग्य, अवाद योग्य क्या है, अवाद योग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका जो शामिल किया गया संविधान, उसका क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो केवल हमारे सामाजिक और आर्थिक जो जो हमारे प्रजातंत्र है उसको स्थापना करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
अगला है कि सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड है, सम्मिलित करना है, इस तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, इस तरफ उनके विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों यही मुझे सम्मिलित करना है। पहला है अनुच्छेद 40 है दोस्तों, वो ग्राम पंचायत के गठन से ही संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत संबंधित से ही गठित घटित है। ये मिलान सही है। अगला है कि अनुच्छेद 41 है, वो काम करने का अधिकार है दोस्तों। क्या है? वो काम करने का ही अधिकार है। क्या है दोस्तों? काम करने का अधिकार है। ये भी मिलान सही है। जो 44 अनुच्छेद है वो समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। और जो 48 है वो दोस्तों कृषि और पशुपालन का गठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये केवल राज्यों के निर्देशक तत्व में और केवल मूल तत्वों में आते हैं, यानी कि ए और ए भी होगा और दो भी होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी ये दोनों राइट होंगे। अगला है राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत है एक ऐसा चेक है जो बैंक की असुविधा अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? ये बताना है। तो दोस्तों ये कथन है हमारा केटी शाह का। किसका? केटी शाह का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किसकी संतति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं दोस्तों, वो स्वर्ण समिति की जो स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर किए गए हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट कई एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य भुगताना है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान दोस्तों ये मेरा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो यही मेरा सही होगा। ये मेरे तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, ये मेरा नहीं। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो अध्याय कौन सा है दोस्तों? तो वो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। क्या दोस्तों? मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी इज करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, कथन ए और दो। दोस्तों मुझे विचार करना है। पहला है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश राजा से भिन्न है। क्या है? ब्रिटिश राजा से भिन्न है, यानी कि ये वाला सही है। अब देखते हैं कार्ड आर। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलान करता है। ये कह रहा है कि अमेरिका के से मिलान करता है, जो कि गलत है। क्या है दोस्तों? जो कि गलत है। ये मेरा गलत है, केवल मेरा ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों, वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है दोस्तों, वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। उपबंध कर सकता है, तो ये हमारे जो आर्टिकल है दोस्तों 166 उसमें कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कथन दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है दोस्तों। ये कहता है तो हमारा वो अप्रत्यक्ष से ही चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन ये वाला जो कथन है वो सही है। अगला है कि एक निर्वाचन जो मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है दोस्तों। क्या कह रहा है? मिलकर बनती है। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद में आता है हमारे 352 कितने में? 352, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अगला है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो ये थे दोस्तों आपके चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। जो चंद्रशेखर थे वो अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के भी सदस्य थे। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत भारत सरकार का कानून नाम है, कानून नाम है, तो वो था द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है कि भारत सरकार को कानून विषयों पर कौन समर्थन देता है? तो भारत सरकार को कानून विषयों पर कौन समर्थन देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। और ये किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 76 का सेकंड है, उसमें दिया गया है दोस्तों। इसे बोलते हैं, जो अटॉर्नी जनरल है इसे आपके महान्यायवादी बोलते हैं। क्या दोस्तों? महान्यायवादी बोलते हैं। अगला है कि नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की जो छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित है, तो इसकी जो शक्ति निहित है दोस्तों वो उसकी राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। अगला है कि मंत्रिमंडल अधिकारियों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि मंत्रिमंडल जो अधिकारी है उस पर विचार करना है दोस्तों। तो निम्न में अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका वो लगाना सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो आते हैं वो आते हैं संघीय मंत्रिमंडल, यानी कि ये पहले पे आएगा। उसके बाद दोस्तों आपके आते हैं पहले आएंगे ये दोस्तों, उसके बाद ये आएंगे, फिर तीसरे पे ये, चौथे पे ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों 330 में किया गया है। किस अनुच्छेद? 330 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। अगला है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की जो बैठक है वो दोस्तों स्थगित द्वारा भी की जाती है, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, यानी तीनों द्वारा की जाती है, यानी उपरोक्त सभी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों वो 1954 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लियर होगा। दोस्तों ये चुनाव हुआ था उसमें, इसमें इस जो ये चुनाव है इसमें टोटल तुम्हारे 489 सीटें थी इस लोकसभा चुनाव में। और ये हुआ था कब? तो दोस्तों ये तुम्हारा हुआ था 1900, गलत हो गया, ये तुम्हारा 1952 में हुआ था। कब दोस्तों? मैं बता दूं, ये तुम्हारा 1952 में हुआ था। कब दोस्तों? ये तुम्हारा 1952 में हुआ था। कब दोस्तों? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हमारे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में। तब टोटल सीट कितनी थी? 489 सीट थी। तो जो हमारा पहला लोकसभा का अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन भी हमारा दोस्तों 13 मई 1952 को हुआ था। कब दोस्तों? 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन भी हुआ था। तो दोस्तों कौन सा होगा? 1952 को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन दोस्तों? मीरा कुमार इसकी पहला अध्यक्ष थी, जो ये 2009 में चुनी गई थी। कब दोस्तों? 2009 में। और ये 17वीं लोकसभा जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं ओम बिड़ला। कौन दोस्तों? ओम बिड़ला। ठीक है। अगला है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद जो 80 है उसके 4 के तहत। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं वो हैं दोस्तों 12 व्यक्ति। कौन दोस्तों?
12 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्लियर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो जो पहली बार जो विधेयक है वो दोस्तों, वो विधेयक है मेरा धन विधेयक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो मेरा धन विधेयक है वो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इस तरफ राज्य दे रखे हैं, राज्यसभा और उसमें राज्य और राज्य में स्थानों का आवंटन दे रखा है, तो मुझे बताना है वो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा में 10, ठीक है, तमिलनाडु में 18, ठीक है, महाराष्ट्र में 19, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य की जो सीटों की संख्या है सम्मिलित नहीं है, 18 है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो विभाजित हो गया था तो इसमें जो ये 11 रह गई थी, क्या रह गई थी, 11 रह गई थी, क्योंकि जो इसकी जो टोटल 18 ही थी, लेकिन इसकी जो 7 सीट थी वो दोस्तों तेलंगाना को दे देगी, किसे, तेलंगाना को दे देगी। तो यानी कि यहाँ पे और 11 होता तो सही था, यानी कि ये मेरा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो राष्ट्र जो अभिभाषण देता है वो एक संविधान संसद के दोनों सदनों में देता है दोस्तों, दोनों सदनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 60 दिन तक, कब, 60 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कि निम्न में से कौन संसद सदस्य का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है ये बताना है, तो ये है दोस्तों आपके साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि संसद द्वारा सूची के विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बना सकती है, ये दोस्तों किसी राज्य ऐसा संकल्प पारित करती है, राज्यसभा, और दोस्तों राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही होगा। अगला है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो शून्यकाल की जो अवधि है दोस्तों वो अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है दोस्तों, कितनी, 1 घंटा हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। अगला है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। तो ये दोनों का जो है ये मेरे अनुच्छेद दोस्तों 108 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए। अगला है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। दोस्तों आकस्मिक निधि से संबंधित है वो अनुच्छेद 267 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये जो उत्तरदायी होता है वो वित्त सेवा का जो विभाग है दोस्तों वो रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितने दिन तक नहीं की जाती, तो दोस्तों ये नहीं की जाती है आपको 14 दिन तक, कितने दोस्तों, 14 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन शब्दावली भारतीय के शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो भारतीय के शब्द संबंधित नहीं है वो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण आपके संविधान में है, और विनियोग विधेयक है, जो कि बजट नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, बजट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्लियर, ये मेरा दोस्तों शब्द नहीं है। अगला है कि लेखन दान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखन दान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, ये दोस्तों ये निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा। अगला है दोस्तों कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं, चरण सम्मिलित हैं। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, चरण दिए गए हैं। तो दोस्तों बजट का जो प्रस्तुतिकरण है, बजट का प्रस्तुतिकरण
और जो बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक को पारित करना और धन विधेयक को पारित करना, ये वित्तीय विधायक के चरण है। जबकि ये जो लेखानुदान है और जो आपके लेखानुदान हो गया, प्रत्यानुदान हो गया, अपवाद अनुदान होगा, ये आपके शामिल नहीं है दोस्तों, ये आपके शामिल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है, केवल ये वाला शामिल नहीं है और सब शामिल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। सबसे बड़ी समिति तो आपकी दोस्तों प्राक्कलन समिति है, यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही होगा। अगला है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है। तो अत्याचार निवारण जो कानून लागू किया गया था वो दोस्तों अधिनियम 1989 के अंतर्गत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो ये दोस्तों 2005 से जो संबंधित है वो है तुम्हारा दोस्तों, एक तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ये भी 2005 से ही संबंधित है दोस्तों। और नंदिनी सुंदर बनाम सत्यजित राय, ये भी 2005 से संबंधित है दोस्तों। नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ये भी दोस्तों 2005 से ही संबंधित है दोस्तों, 5 से ही संबंधित है। एक बार फिर से ट्राई मारते हैं। ये है दोस्तों कौन सा है, 2005 से संबंधित, तो केवल नामित शर्मा और बनाम भारत संघ है, ये तुम्हारा ये 2005 से संबंधित है, 2005 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल दोस्तों सी ही सही होगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायरे में कर सकता है। तो ये 90 दिन दोस्तों, कितने, 90 दिन के दायरे में कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पता का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो हमारे पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस स्थिति में हुआ था। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों, वो हमारे 28 जनवरी 1950 को, कब दोस्तों, 28 जनवरी 1950 को। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत किया गया था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद या त्याग कर सकता है, पत्र कर सकता है। तो दोस्तों किसको, राष्ट्रपति को। किसको, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो त्याग दे सकता है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद दोस्तों 124 का जो सेकंड है उसके तहत। अगला है कि भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये प्रावधान है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में। कौन से, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा राइट हो गया। अगला है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो ये अभिलेख न्यायालय माना जाता है दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को माना जाता है दोस्तों। किसे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और ये तुम्हारा उच्चतम न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय, ये 129 के तहत, और जो आपको उच्चतम जो उच्च न्यायालय है ये आपके 215 के तहत, 215 के तहत न्यायालय में किया जाता है। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो जो ये जो शक्ति आती है दोस्तों, ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है दोस्तों। किसके अंतर्गत, मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत के संविधान की मूल संरचना ये सिद्धांत का स्रोत है। जो ये सिद्धांत का स्रोत है
वो न्याय की व्याख्या है दोस्तों। क्या? न्याय की व्याख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर 1932 को पढ़ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी इसके क्लियर होगा। अगला है कि निम्न में से कथन पर विचार करना है। इसमें इसमें दोस्तों विचार करना है, तो ये है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे के संघवाद, पंथ निरपेक्षता और मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित है। ये मेरा गलत है दोस्तों। अगला है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्याय पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। ये भी गलत है, यानी कि दोस्तों जैसे देखते हैं कि भारत का ये तो गलत ही है। भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता, आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, न्यायिक पुनर्लोकन की व्याख्या करता है। ये दोस्तों मेरा सही है दोस्तों। क्या है? सेकंड मेरा सही होगा दोस्तों। क्या होगा? सेकंड मेरा सही है, तो केवल बी सही होगा दोस्तों। कौन सा? केवल बी मेरा सही होगा। अगला है कि न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन है दोस्तों, वो भारत और यूएसए दोनों में, भारत और अमेरिका हमारे दोनों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो ये तुम्हारे न्यायिक पहल द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है। तो लोकहितवाद की जो संकल्पना है वो दोस्तों यूएसए से है, यानी कि अमेरिका से, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है दोस्तों वो जनहित याचिका से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है अनुच्छेद 154 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? जो ये है बी नहीं, एक बार दोस्तों जो ये होगा तुम्हारा, ये दोस्तों 155, कौन सा दोस्तों? 155 के अंतर्गत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो राज्य की जो नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति की गई है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति की गई है वो दोस्तों 155 आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धि और भत्ते होते हैं। तो दोस्तों ये तुम्हारे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुमान में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित, जैसा राष्ट्रपति आदेश देगा उस तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित अधीन कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये दोस्तों ये तुम्हारे अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये अध्यादेश जारी कर सकता है वो अनुच्छेद 213 के तहत। किसकी दोस्तों? अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है। अगला है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों बता दें, जो आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध हम अभियोग नहीं चला सकते हैं, यानी कि इसका प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। जो राज्यपाल दिए गए थे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो दोस्तों रकुल तिलक हैं, इनको बर्खास्त किया गया था। क्या दोस्तों? बर्खास्त किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1980 में बर्खास्त किया गया था।
अगला है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों जो इसकी व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 169 है। कौन से दोस्तों? आर्टिकल 169, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है। तो राज्य की जो अधिकतम और न्यूनतम जो संख्या दोस्तों हो सकती है वो न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो ये दोस्तों केवल 4 महीने तक ही हो सकती है। कितना? केवल 4 महीने तक ही रोक सकती है। अगला है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड है। तो दोस्तों एक ही है, वो है तुम्हारा गोवा। हाँ दोस्तों, ये है गोवा। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो जो इनके वेतन जो भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों वो राज्य के संवित निधि द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। और ये इसकी अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 202 के तीसरा को जो है उसके अंतर्गत उसके अनुसार दिए जाते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो दोस्तों ये दी जाती है प्रतिषेध। ये रिट है, ये रिट न्यायालय में लंबित होने की दिशा में कौन सी दी जाती है? वो है प्रतिषेध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगला है कि जिला न्यायालय शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जिला न्यायालय शब्द जो शब्द है दोस्तों वो जो संविधान का जो 233 अनुच्छेद है दोस्तों 233 उसमें दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार वित्तीय संबंध दिए गए हैं। जो केंद्र सरकार के जो वित्तीय संबंध दिए गए हैं वो भाग 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। कितने दोस्तों? भाग 11 के अंतर्गत दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। अगला है कि अनुच्छेद 249 खंड फर्स्ट के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्न में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्तन नहीं रहेगा। कितने समय के लिए दोस्तों? तो ये दोस्तों तुम्हारा केवल 1 वर्ष के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों जो अधिकृत है दोस्तों वो है राष्ट्रपति के लिए, यानी कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है तो वो है राष्ट्रपति। अगला है ये सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध है। जो दोस्तों सहकारिता जो आयोग है वो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगला है दोस्तों 109। 109 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए हैं कथन। पहला देखना कथन, ये केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती है। ठीक है, ये है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग क्या है दोस्तों? बढ़ती है, यानी कि ये सही बात है। अगला है कारण कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ये भी दोस्तों सही है, पर्याप्त साधन नहीं है दोस्तों, यानी कि ये ए और आर दोनों अपनी जगह सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये है दोस्तों हमारा अनुच्छेद जो 20 है, 20 और जो 21 है दोस्तों अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? डी हमारा सही होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो दोस्तों ये क्या गया था? पेप्सू में। कहाँ दोस्तों कहाँ लागू किया गया था? तो ये पेप्सू में तुम्हारा ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। दोस्तों ये पेप्सू है दोस्तों, पेप्सू है, मैं तो बता दूं ये क्या है। ये दोस्तों ये
जो आपके पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है, उस राज्यों में लागू किया गया था। किसमें दोस्तों, ध्यान से देखना, पटियाला, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसका फुल फॉर्म है, उसमें लागू किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1 नवंबर दोस्तों, कब? 1 नवंबर 1956 को ये पेप्सू संघ की पंजाब में विलय कर दिया गया था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो वित्त आयोग की संबंधित है वो अनुच्छेद 280, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दोस्तों कि 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो 15 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो है एन के सिंह दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए ही बिल्कुल सही होगा। एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं 15 वित्त आयोग के। अगला है कि निम्न में कौन सा एक संविधान संविधानोत्तर संस्था है? तो जो संविधानोत्तर जो संस्थान है दोस्तों, लोक सेवा आयोग नहीं है, वित्त आयोग भी नहीं है, निर्वाचन आयोग भी नहीं है, नीति आयोग है दोस्तों। कौन सा है? नीति आयोग मेरा संविधानोत्तर संस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो जो ये गठन किया गया था दोस्तों, ये गठन हमारे 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1952 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थापना है दोस्तों, वो महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में की गई थी। और ये अगर इसमें सन की बात करें तो ये 1972 में की गई थी। अगर संशोधन अधिनियम की बात करें कि उप लोकायुक्त अधिनियम, तो 1971। कौन सा? 1971 के उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। अगर सन की बात करें तो 1972। अगला है कथन दिया गया है और कार्ड दिया गया, ये बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगला है, ये है कथन कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई, यानी कि अल्पसंख्यक शब्द है भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ये कह रहा है। ठीक है, ये नहीं किया गया है, सही है। अगला है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ऊपर के, ठीक है, ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी क्लियर होगा। सही तो है, लेकिन दोनों ऑप्शन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। अगला है कि बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। जो बोहरा समिति है दोस्तों, क्या दोस्तों, जो जो बोहरा समिति है वो राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बोहरा समिति राजनेता और अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाई गई थी दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं? तो मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो है हमारे रंगनाथ मिश्रा। कौन से दोस्तों? रंगनाथ मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, मुझे ये बताना है, केवल सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अंतर राज्य जो परिषद की स्थापना है वो 1990 में की थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों 1954 में नहीं की गई थी, और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, ठीक है, 1964 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय जो अनुच्छेद जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो करता है वो दोस्तों हमारे ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन सा दोस्तों? केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो एक एक प्रस्ताव के तहत हुआ था दोस्तों। ये प्रस्ताव कब हुआ था? 1964 में हुआ था, प्रस्ताव के तहत किया गया था, यानी कि 68 में नहीं है, ये भी नहीं, यानी कि उपयुक्त में कोई नहीं, मतलब दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ये इसका जो गठन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? ये 1964 में इसका गठन किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। कैसे? केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। अगला है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक प्रयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है।
तो ये तुम्हारा राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो इसका गठन किया गया था वो 2004 में किया गया था। उसको कब? 2004 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग का ये कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। जो कार्यों का विस्तार जो किया जा सकता है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है उसके द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये 337 के यम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों ये जो स्थिति जो प्रदान की गई थी दोस्तों आपके हैदराबाद और कर्नाटक, इसको दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक को ये थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ये दोस्तों बात है जो आपके 98 जो संविधान संशोधन है ये तुम्हारा हुआ था 2012 के, उसके संविधान के। और भाग की बात करें किस भाग में, तो भाग दोस्तों भाग की बात करें तो 21 के। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद दोस्तों 331 क्वेश्चन में दिया ही गया है। ठीक है। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो भारत के चुनाव नियुक्त आयोग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर इसे संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 324 के सेकंड के अनुसार। अगला है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया था। ये आम चुनाव में, कौन से आम चुनाव में किया गया था? तो ये 1989 का जो आम चुनाव हुआ था दोस्तों उसमें किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न में से विचार करना है दोस्तों। अगला है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या दोस्तों? चुनौती नहीं दी जा सकती, सही बात है। अगला है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रमुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये भी जो है बात सही कह रहा है, यानी कि दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है नीचे दी गई बातों पर। पहला है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है, सुकुमार सेन ही थे। अगला है भारत की पहली महिला निर्वाचिका आयुक्त रमा देवी थी, कौन थी दोस्तों? रमा देवी थी, सही है। तो ये भी दोनों सही है, 129 कौन सा? सी सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला है सूची दे रखी है, ये दल हैं, ये इस तरफ उसके गठन दिया गया दल का कि किस वर्ष किस गठन का किया गया है। तो जो जो आपकी सीपीआई है दोस्तों, इसका जो स्थापना है वो दोस्तों 1920 थी, यानी कि दूसरे से मिलान होगा। ये सीपीएम है दोस्तों, ये दल है उसकी जो स्थापना वो 1972 में की गई थी। और ये कौन सा पहला, दूसरा और पहला, यानी 21 कौन से में मैच कर रहा ना? सीपीएम, जो ये सीपीएम है दोस्तों इसका 1964 में, यानी कि दो और तीन किस में मैच कर रहा है? दो और तीन इसमें पहले में कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये सही हो जाएगा इसका, इसमें, और सी का इससे और डी का इससे। ठीक है। कथन और कार्ड दे रखे हैं। कथन है इसका भारत में लिखित संविधान है, दोस्तों भारत में लिखित संविधान ही है। अगला है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय अधिकांशों का संकेतन है, ये भी सही है, लेकिन दोनों आपस में स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने पर उपकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों उपकरण किया जा सकता है आपके लोकसभा द्वारा किया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, उसके बाद यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा। अब 33 नंबर, 33 है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 भारत हुआ था निम्न में किससे संबंधित है? दोस्तों ये हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कौन सा? डी सही होगा। अगला है कि विधानसभाओं में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो जो ये प्रतिबंध लगाया था दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन है उसके तहत लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा।
अगला आगे निम्नलिखित निम्नांकित किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को नामित किया? तो ये कौन सा संविधान, ये कौन सा था? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कौन सा दोस्तों? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और ये कब कब का है? तो ये 1967 का है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो दोस्तों भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो भाषा बोलने वाले हैं दोस्तों वो है बंगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कार्ड दे रखे हैं कथन। पहला है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास के आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, यानी कि ये सही है, सही कह रहा है। पर दूसरा है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के अति अपेक्षित संविधान दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है दोस्तों। क्या ये भी सही है? ए भी सही है, ये कार्ड इसका आर भी सही है दोस्तों। कौन सा? आर भी सही है, और दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी क्लियर होगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन क्लियर। अगला है पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती जो राज्य दोस्तों सम्मिलित है वो तुम्हारे राज्य सूची से, कौन से? राज्य सूची, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला है पंचायती राज एक व्यवस्था है। दोस्तों एक पंचायती जो राज्य व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर है, ठीक है पहली तो। फिर वो जैव संबंधों के साथ भी है, ये भी सही है। और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी है, यानी कि ये भी है। यानी कि ये दोस्तों एक दो तीन ही है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 338 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो जो ये शक्ति है दोस्तों, ये जो शक्ति है आपकी, ये शक्ति दोस्तों ये आपके संवैधानिक अधिकार भी है, और आपके सांविधिक अधिकार भी है, और ये मौलिक अधिकार भी है दोस्तों। ये आपके उपयुक्त डी यानी कि सभी से मैच करेगा। अगला है सुमेलित करना है। इस तरफ समझी है, इस तरफ इसके सुझाव है दोस्तों। एक तरफ समझी है, एक तरफ उसके सुझाव दे रखे हैं। तो ये जो आपकी ये बलवंत राय समिति है दोस्तों, ये आपकी त्रिस्तरीय समिति है दोस्तों। कौन सी है? ये आपकी त्रिस्तरीय समिति है दोस्तों। और ये अशोक मेहता है, ये आपकी दो स्तरीय समिति है दोस्तों, यानी कि दो और एक, यानी कि मैच कौन सा कर रहा है? ये ही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। जो आपके ML सिंघवी समिति है दोस्तों, ये आपके स्थानीय स्वशासन, ये जो जीवी के रावत या प्रबंधन के तरीके से सुधार की नीति है। अगला है भारत के संसद के द्वारा पंचायत जो है कानून कब पारित किया गया था? तो ये पंचायत जो कानून है दोस्तों वो 1996 में पारित किया गया था। कब दोस्तों? 1996 में पारित किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से विचार कीजिए तथा उसके सही कार्यक्रम पर लगाने हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? सही कार्यक्रम पर लगाने दोस्तों। क्या दोस्तों? सही कार्यक्रम पर लगाने दोस्तों। तो दोस्तों सही कार्यक्रम पर लगाने हैं। तो गोलकनाथ बनाम गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद है, ठीक है ये तो सही लगा है। ये तो अन्य भारतीय, ये तो बाद में आ जाए, इससे पहले ये आ जाए। पहले पे ये होगा, दूसरे पे ये हो जाएगा, तीसरे पे तुम्हारा ये हो जाएगा, चौथे पे ये, यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा दोस्तों ए ही क्लियर हो जाएगा। कौन सा? दोस्तों ए ही क्लियर हो जाएगा। अगला है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न में कथनों पर सही है। कौन सा कथन सही है वित्त आयोग के संबंध में? तो दोस्तों वित्त आयोग संबंध ये क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। क्या है? एक संवैधानिक संस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्लियर। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवाद है उसका निपटारा हेतु कौन सी एजेंसी होती है दोस्तों? तो उसके जो एजेंसी है दोस्तों वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है। क्या दोस्तों? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो उसमें आरक्षित जो महिला हैं वो दोस्तों इकट्ठे 3 जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं कुल स्थानों की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। अगला है दोस्तों नीचे कथन दिए गए हैं वो हमें बताने सही गलत कौन से हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र समिति, यानी कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षक का
क्षेत्र समिति है, यानी कि क्षेत्र समिति है, ये सही है। और कार्ड देखते हैं, कार्ड कह रहा है कि भारतीय संविधान कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों दोनों ही सही हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों ऑप्शन स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कानून विषय पर राज्य सरकार की परामर्श में बताना है कि कानून विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है। तो राज्य सरकार को जो परामर्श देता है वो है एडवोकेट जनरल। कौन दोस्तों? एडवोकेट जनरल, यानी कि इसी को दोस्तों हम बोलते हैं महाअधिवक्ता का। दोस्तों महाअधिवक्ता बोलते हैं इसी को दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 165 के सेकंड के अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया है, ये मौलिक अधिकार है। ये कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो ये दोस्तों हमारे जो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ए है उसके अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्लियर होगा। क्योंकि दोस्तों नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद दी गई है, उसमें उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी कोई जो भवन होता है निजी भवन, उसके ऊपर झंडे को फहराने का अधिवक्त का प्रतीक है। ये किसमें है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत नागरिक का मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा दोस्तों। टीसीएस नगरी यूट्यूब चैनल उस पर 150 क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ये इसमें केवल पॉलिटी के संबंधित दिए गए हैं। सभी पॉलिटी 150 क्वेश्चन वो हैं जो तुम्हें 2024 के एग्जामों में मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी सीरीज को आप लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।